हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपन गोयल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, दैट इज 1857 रिपोर्ट। ये वीडियो जो है एक आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन ये वीडियो जो मैंने करी है मेरे पेड बैच में करी है, और वो है हमारा हिस्ट्री का पेड बैच। और हिस्ट्री के पेड बैच में मैं आपको पहले बता दूं कि हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है उसके अंदर, तो आप इसमें एडमिशंस ले सकते हैं। और आप कभी भी इन वीडियोस को बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। और इसमें हम प्रॉपर तरीके से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपको इस वीडियो में देख के आपको पता लग जाएगा कि हम जो हमारे पेड कोर्स के अंदर है पढ़ाने का मेरा तरीका क्या है और किस तरीके की चीजें हम आपको दिखाते हैं हिस्ट्री के बैच में। ओके, और ये जो हिस्ट्री की वीडियो है इससे आपको एक आइडिया तो लग जाएगा। फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि ये हिस्ट्री बैच अगर मुझे लेना भी है तो मैं किस क्लास के लिए लूं, किस मतलब मेरे लिए है या नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हिस्ट्री आपको आता है और आप हिस्ट्री डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उन सभी एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा। जैसे कि अगर मैं स्टेट पीसीएस की बात करूं, सीडीएस की बात करूं, सीएपीएफ की बात करूं, बहुत सारी स्टेट्स में जो मास्टर कैडर का एग्जाम्स होता है और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जहां पे हिस्ट्री का रोल होता है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो हिस्ट्री के पैटर्न के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पे आपको ये क्लास हेल्प करेगी। और इस क्लास में आपको पता लग जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है और मैं किन किन चीजों को जो है कैप्चर करता हूं। जैसे 1857 रिपोर्ट आपने 100% कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका और जो हमारे इस बैच में हमारे जो फैक्ट्स है, नॉलेज है, एनालिटिकल पार्ट है, वो कैसे है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हमारे फैक्चुअल नॉलेज भी होगी और साथ साथ जो है एनालिटिकल पार्ट भी होगा, क्योंकि अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो एनालिसिस वाले ज्यादा आते हैं रेदर देन स्टैटिक। बट हमने दोनों कवर किए हैं, स्टैटिक भी कवर किया है और एनालिटिकल पार्ट भी कवर किया है। एनालिटिकल पार्ट का मतलब कि अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या है, क्या इसके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, वो सब हमने डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करेंगे आज हमारा 1857 का रिवोल्ट। और उसको करने से पहले, अच्छा मैं आपको बता दूं, माय नेम इज डॉक्टर विपन गोयल, ठीक है। उसको आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी होती हैं, बैचेस के बारे में, क्लासेस के बारे और सब कुछ आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलता है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कनेक्ट करके आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपको सारे अपडेट्स, जो भी हमारी क्लासेस के अपडेट्स होते हैं लाइव बैचेस के, वो भी, और प्लस जो भी मैं यूट्यूब के ऊपर क्लासेस लेता हूं, एनी थिंग, कुछ भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करता हूं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि आप इस बैच को कहां से परचेज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। जैसे कि अगर देखिए जी, आप गूगल पे खोलेंगे, गूगल पे जाना, ठीक है, जब वेबसाइट पे जाना, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ना एक आपको सर्च करना है, क्या, दैट इज स्टडी आईक्यू। आपने स्टडी आईक्यू को सर्च करना है यहाँ पे। जैसे आपने स्टडी आईक्यू सर्च किया तो यहाँ पे स्टडी आईक्यू एजुकेशन आएगा, इसको क्लिक करना तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा फाइंड कोर्सेज, तो फाइंड कोर्सेज में बस आपने हिस्ट्री वर्ड लिख देना। फाइंड कोर्सेज, सर्च बार में हिस्ट्री लिख देना, यहां पे आ जाएगा कंप्लीट हिस्ट्री लाइव बैच बाय डॉक्टर विपन गोयल। इसको क्लिक करना, आप यहां पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप जब इसको बाइंग करेंगे ना, तो आप में इसमें कोड यूज कर लेना, एंड दैट कोड इज शिवा, ठीक है। ये कोड यूज करना, शिवा कोड यूज करना, तो ये कोर्स आपको 699 रुपीज में आपको मिल जाएगा विद 1 ईयर वैलिडिटी। लेकिन ये कोड लगाना पड़ेगा आपको तो मिलेगा, अदरवाइज इस कोर्स की प्राइस जो है ज्यादा है, ठीक है। तो आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। और अदरवाइज आप जो है हमारी स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट दोनों के ऊपर आपको ये चीजें मिल जाएंगी, और मैंने आपको कोड भी बता दिया है और कोड आपको स्क्रीन के ऊपर नीचे भी दिखेगा, ठीक है। तो देख लेना जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन इस क्लास का मजा लीजिए। आप एडमिशन लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं भी लेना चाहते लेकिन इस क्लास का मजा लीजिए और आराम से अपनी क्लास को एंजॉय कीजिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन 1857 रिवोल्ट। अब सुनिए जी, इस चीज को जहां पे जब मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा तो तुम लोगों ने इसमें से तुम्हें लगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिख लेना है, नहीं लगा तो बस कहानी सुनते चले जाना, क्योंकि ये पीपीटी भी तुम्हें मिलेगी। कहानी सुनते चले जाना, वहां से पॉइंट निकालते अपनी कॉपी पे लिखते रहना, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहां पे
यहां पे स्टार्ट करते हैं जी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। देखो इनका जो नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857 का बहुत चीजों से जाना जाता है भाई। कहते हैं कि सिपाही विद्रोह है, सिपाही म्यूटनी है, पहली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है, और ग्रेट रिबेलियन है, और रिवोल्ट जो है मतलब बहुत चीजों से बोला जाता है कि यहाँ अपराइजिंग है, मतलब लोग इकट्ठे हो गए, मतलब लड़ पड़े, देश की आजादी के लिए लड़ पड़े, अपने लिए लड़ पड़े, अलग अलग नामों से इनको कहानियों को जाना जाता है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि भाई इसके बारे में क्या है, कारण क्या है, क्यों ये रिवोल्ट हुआ। बहुत सारे कारण हैं इस चीज के। तुम लोगों ने बोर्ड की तरफ देखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनते रहना है। जब मैं बोलूंगा लिखना तब, मतलब जो जो पॉइंट्स में लगते जाएंगे तब लिखना, ठीक है। ये एंड में मैं तुम्हें पीपीटी एक बार अच्छे से 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाऊंगा, जिन्हें जैसे कहते हैं ना रिकॉल करना, पूरा का पूरा रिकॉल करना हम करेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाँ मैं कुछ पॉइंट इधर उधर ना कर जाऊं, मैं इसीलिए पीपीटी लगाई है, अदरवाइज मैं पीपीटी भी ना लगाता, ठीक है। तो कॉजेज में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल, इकोनॉमिक एंड इमीडिएट कॉजेज। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण ये रिवोल्ट होता है। अब ये रिवोल्ट के जो ये कारण हैं वो वन बाय वन डिस्कस करने हैं हमने। क्या, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, यहां पे दिख रहा होगा तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज। अब दिमाग में हमें इंग्लिश लैंग्वेज क्या आना चाहिए। देखिए हम सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे, ठीक है, मतलब हमारे इंसेस्टर, तो यहाँ पे इंग्लिश भाषा। मैं तुम्हें कल को बोल दूं भाई फ्रेंच भाषा सीखनी है, आज से हमारे देश में फ्रेंच है, तो क्या हो जाएगा, अरे कहाँ भाई, कौन है तू, कैसे तुमने ऐसे लगा दी हमारे देश में फ्रेंच भाषा जो हमने सीखी नहीं है, मदर टंग तो हमें आती नहीं है, हम फ्रेंच सीखेंगे। इंग्लिश भाषा लगा दी इन्होंने, हमारे लिए फ्रेंच ही है ये, इंडिया के लिए, ठीक है ना। तो अभी तक भी हमारे इंडिया में इशू क्या है, इंग्लिश का, ये इंग्लिश भाषा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अभी भी लड़ रहे हैं कि इंग्लिश भाषा में पेपर क्यों करवा रहे हो, ठीक है। देखो ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी का जो जो अपना लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं वो तो यार जिंदगी भर चलते रहेंगे। मैं आपको बता दूं इक्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो तो चलती रहेंगी चीजें। बट हम उसमें मैटर में ना जाके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, 1857 के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, जब अंग्रेजी भाषा की इन्होंने प्रस्ताव रखा था तो पहली बार इन्होंने बात करी थी कि हाँ हम 1 लाख रुपया सालाना खर्च किया करेंगे। ये 1 लाख रुपया जो सालाना खर्च करने की जो बात करी थी इन्होंने, ये बात आई थी सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1830 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में बात आई थी कि हाँ हम 1 लाख रुपया जो है पूरा सालाना जो है हम पैसा खर्च किया करेंगे, और अंग्रेजी भाषा के ऊपर। अब अंग्रेजी भाषा के ऊपर इतना इतना मतलब जोर क्यों दिया जा रहा है, दिया क्यों जा रहा है, जोर क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज मैं बताता हूं, तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या बन गया, जब तुम लोगों ने लिखना है ये वाला पॉइंट, 1 लाख रुपया, ये पूरी लाइन मत लिख लेना लग जाना, 1 लाख रुपया इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, सीधा 1 लाख रुपया इंग्लिश, 1 लाख रुपया इंग्लिश चार्टर एक्ट, ऐसे नोट्स बनाना अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। अब आते हैं, ओके, तो 1 लाख रुपया इन्होंने अंग्रेजी भाषा के ऊपर खर्च करने की बात कर दी। भाई अंग्रेजी भाषा के ऊपर 1 लाख रुपया सालाना खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर मैं हिस्ट्री में बैक हिस्ट्री में जाऊं, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। हमने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया है, हमने पाली भाषा का इस्तेमाल किया है, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया है, ब्रह्मी भाषा का इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब जैसे मुगल आते हैं टर्किश भाषा होने लग जाती है, टर्किश भाषा के बाद हमने पर्शियन भाषा का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, फारसी भाषा का। तो फारसी भाषा कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज सीख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज से काम कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं ये अंग्रेज आ जाते हैं, जो भाई सीधी सी बात है, जिन्होंने रूल करना है वही तो हमें बताएंगे भाई क्या फॉलो होगा। वो फॉलो करने का मतलब क्या है कि भाई अगर तुमने हमसे डील करनी है, हमसे बिजनेस करना है, तो वो भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, अंग्रेजों को दिक्कत आ रही है यहाँ पे, यार इनसे कैसे बात करें, ठीक है। जमींदारों को तो अपॉइंट कर दिया, लोगों को अपॉइंट करने लगे, अरे भाई तो हमसे भी तो बात करो, हमें भी तो तुम्हारी भाषा समझ आनी चाहिए, तो अंग्रेजी भाषा जरूरी है। तो इसीलिए इन्होंने 1 लाख रुपया खर्च करने की यहाँ पे बात कर दी कि हाँ हम 1 लाख रुपया खर्च किया करेंगे अंग्रेजी भाषा के ऊपर, और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देश में सारे लोगों को चीजें पता लगेंगी, ठीक है। अब चार्टर एक्ट में तो बात करी गई, लेकिन लागू नहीं हुई हमारी भाषा। हमारे देश में इंग्लिश भाषा लागू कब हुई, 1835 में, 1835 में लागू हुई। अब इसमें 1835 में जब लागू करी गई तो 2% बहुत मेन है। अगर पूछा उन्होंने किसने करी, गवर्नर जनरल वाइसरॉय जो थे वो थे हमारे विलियम बेंटिक, इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। इंट्रोड्यूस करने का मतलब जैसे लेट सपोज मैं बैक ऑफ द माइंड स्टडी आईक्यू में हम, तो अब यहां पे जो मैं हूं
गवर्नर जनरल वाइसरॉय। मुझे पीछे से स्टडी आईक्यू ने कहा है ऐसा करो, तो इट मींस मैंने तो इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने क्योंकि मैं फेस हूं, ठीक है, लेकिन पीछे से मुझे रिकमेंडेशन किसकी आई है? स्टडी आईक्यू की। तो दैट मींस यहां पे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये गवर्नर जनरल वाइसरॉय, यानी कि मैं हूं यहां पे। लेकिन किसने पीछे से बोला? रिकमेंडेशन किसने दी थी? मैकॉले ने। किसने दी थी? लॉर्ड मैकॉले ने। क्लियर? मैकॉले ने दी थी। इसी कारण जो मैकॉले है इसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे बोला जाता है? मैकॉले को बोला जाता है। क्लियर? और ये मैकॉले वो जो है ये लॉ मेंबर है, पहला लॉ मेंबर है, ये पहला लॉ मेंबर जो गवर्नर जनरल काउंसिल में एड ऑन किया गया था। पहला लॉ मेंबर जो गवर्नर जनरल काउंसिल में ऐड किया गया था, अंग्रेजा जो है वो कौन है? दैट इज मैकॉले है। ठीक है, तभी तो कानून बना रहा है ये। अगर तुमसे मैं कहूं कि यार अच्छा ये बताओ इंडियन कौन था, पहला इंडियन कौन था, तो मेरे दिमाग में घूमेगा, तो वो थे लॉर्ड एसपी सिन्हा। दैट वाज फर्स्ट इंडियन, दैट इज फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर। ये कब बनाया गया था एसपी सिन्हा? 1909 में, 1909 में। ये बाद में बात भी करेंगे, 1909 में बनाया गया था। क्लियर? गॉट इट? अब सीन यहां पे ये आ गया कि अंग्रेजी भाषा भी लगा दीजिए, ठीक है। अब लड़ाई झगड़ा भी होगा इंडिया में, ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। तो इसके सपोर्ट में कुछ लोग आएंगे भी। क्यों? जैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है सोसाइटी में अगर इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, तुम मेरे लिए अंग्रेज हो, मैं तुम्हारे, तुम मेरे लिए अंग्रेज हो और मैं तुम्हारे लिए अंग्रेज हूं, तो कहानी मैंने तुम्हें बताई थी ना, हम दोनों को लेके चलनी है। तो इन लोगों को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो इनकी भाषा में ही देना पड़ेगा। तो मैं सपोर्ट करूंगा भाई इंग्लिश भाषा। ऐसा कौन थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट किया? दो लोग थे, दो पर्सन थे, एंड दैट इज राजा राममोहन रॉय एंड दूसरे पर्सन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर? जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट किया। अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? एंग्लिसिस्ट कहते हैं। कहते हैं एंग्लिसिस्ट, जो अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट करते हैं। तो अगर तुमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हु आर द एंग्लिसिस्ट, एंग्लिसिस्ट मतलब अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट करने वाले, तो दैट पर्सन इज राजा राममोहन राय एंड द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गॉट इट? गॉट इट? अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया? क्योंकि पहली स्लाइड है अभी, तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि किस तरीके से मुझे नोट्स बनाने हैं, कैसे कहानियां जुड़ रही हैं, किस तरीके से हमने आगे जो 45 दिन का लेक्चर है कैसे हमने पढ़ना है। यू गॉट द आइडिया? तो पहली स्लाइड से, आज पहली स्लाइड से ही पढ़ लेना, सीख लेना। तो कहां से कहानियां रिलेट करनी है, ये शॉर्ट नोट्स ऐसे 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 बनने चाहिए, वो लाइनों वाले नोट्स नहीं बनने चाहिए तुम्हारे। कौन समझ में आया? समझ में आया? गॉड सर, फादर ऑफ एजुकेशन आप क्या कह रहे हैं? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बताओ। नहीं, फादर ऑफ एजुकेशन जो इंग्लिश एजुकेशन है वो मैकॉले हैं, लेकिन गवर्नर जनरल बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए जी, अब कोई बात नहीं, अब आ जाओ लेक्चर में, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा का इस तरीके से बात होने लगी कि हाँ ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। अब कंडीशन ये है कि अब जनरल कॉजेज में सती, अरे भाई हमारे इंडिया में ये प्रचलित था, जैसे हस्बैंड की डेथ होती है, ये लड़की जो विधवा हो गई है सती करती थी। और ये आज अगर हम कहें अरे हाउ इज इट पॉसिबल, क्यों करेगी ऐसे लड़की, ठीक है ना, आज तो हम ये बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मॉडर्न सोसाइटी में आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम में मॉडर्न सोसाइटी थोड़ा थी, तो लड़की जिंदा जलती थी यहाँ पे अपने पति की चिता पे, ठीक है। तो अब सती प्रथा भी थी, सती प्रथा, और एक तरह से कस्टम था हमारा। अगर ये बीच में घुसेंगे अंग्रेज तो हम भड़केंगे, अंग्रेज अगर घुसेंगे तो हम भड़केंगे। हमारे कस्टम में कैसे आ रहे हो, हमारे रीति रिवाजों में तुम कैसे आ रहे हो, ठीक है। तो सती प्रथा को भी इन्होंने खत्म करने की बात करी। अब सती प्रथा को जो खत्म किया वो किसने किया? अगेन बेंटिक ने किया, विलियम बेंटिक ने किया। कब किया? 1829 में, 1829 में, 1829 में, 1829 में। और इसको सती प्रथा को खत्म करने के लिए सपोर्ट किसने दिया? वही एंग्लिसिस्ट। कौन है? राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय ने, ठीक है। अब इसका मतलब राजा राममोहन राय चाहते हैं अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल हो, ये चाहते हैं क्या हो? सती प्रथा भी खत्म हो। तो इसका मतलब ये चेंज लेके आ रहे हैं कहां पे? सोसाइटी में।
तो जब हम पढ़ेंगे ना सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें राजा राम मोहन राय जी का नाम बहुत पहले अक्षरों में, पहले पर्सन्स में आता है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इसका मतलब सोसाइटी में रिफॉर्म्स हो रहे हैं यहाँ पे। जो आज अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, उस टाइम पे बात कर रहे थे ये हमारे कामों में दखल अंदाजी कर रहे थे। पॉइंट समझ में आया? तो ये राजा राम मोहन राय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। राजा राम मोहन राय जी ने सपोर्ट किया था। अब जब सती प्रथा खत्म हो गई, अब सती प्रथा हो गई खत्म, तो अब अगर मैं बात करूं तो लड़की क्या होगी? लड़की अब जिंदा रहने लगी, तो इसका मतलब वो विडो है। विडो मतलब विधवा है, तो इसका मतलब उसकी अब क्या होगी? शादी। तो ये भी एक और तरीका आया जिसे लोग भड़क गए, भाई तुम तो हमारे घर तक भी घुसी आ रहे हो, कस्टम में, धर्म में, हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, तुम तो हर चीज में घुसी आ रहे हो हमारे। तो इन्होंने कहा विडो रिमैरिज भी हम करवाएंगे। सती खत्म तो हो गई है, चलो भाई ठीक है, सती प्रथा खत्म हो गई है। 20-25 साल इन्होंने वेट किया, 20-25 साल वेट किया कि हाँ लेकिन जब इन्होंने सोसाइटी की तरफ देखा तो इनको लगा कि हाँ अगर लड़की विधवा है तो उसकी दोबारा से भी शादी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने 1856 में एक कानून पास करते हैं एंड दैट इज द विडो रिमैरिज एक्ट 1856। 1856 का एक्ट विडो रिमैरिज एक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विडो रिमैरिज एक्ट, क्लियर। विधवा की दोबारा से शादी। अब कंडीशन यहां पे ये है, सती प्रथा को खत्म करने वाले कौन है? बेंटिक। अब यहां पे जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इन्होंने इस चीज को लीगलाइज किया। भाई इन्होंने, इनके टाइम पे 1856 में बोला गया कि हाँ अब सती प्रथा को हम खत्म तो हो गई है, अब विधवा की दोबारा से शादी करवाएंगे, ये लॉर्ड डलहौजी ने बोला। लेकिन इसको सपोर्ट करने वाले कौन है? अब राजा राम ये फॉर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय एंग्लिसिस्ट थे, लेकिन यहाँ पे सती प्रथा में कौन आ गया? राजा राम मोहन राय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ गए विडो रिमैरिज में आ गए कि हाँ हम इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात ये है जो राजा राम मोहन राय हैं, इनको बोला जाता है मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। वाई मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया? भाई आज अगर मैं सोसाइटी में बात करूं, सती प्रथा हो रही होती नहीं, हाँ नहीं, सोच के भी कुछ हो रही फील हो रही है। ठीक है, सती प्रथा अंग्रेजी भाषा ना होती, पढ़ पाते? नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स ये मॉडर्न मैन है, मतलब उस टाइम के मॉडर्न मैन आज भी, आज जो देन है ये सती प्रथा खत्म होना, ये अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होना, सोसाइटी में रिफॉर्म लेके आना, तो ये आजकल की जो सोसाइटी है, मतलब आजकल की जो सोसाइटी है उस टाइम पे राजा राम मोहन राय जी की थिंकिंग थी ऐसे। तो दैट्स व्हाई इनको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब ये मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसने बोला था? ये बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने, उनकी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज जिसे हम कहते हैं, उस पुस्तक में इनके बारे में लिखा गया है कि ही इज अ मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया जी, ये तो जनरल था। ठीक है, अब सोसाइटी और धर्म। अब यहां पे ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो हिस्ट्री में किसी तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं समझाऊंगा अभी। ये हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर्नोलॉजी में पूछे जाते हैं, भाई इसकी कर्नोलॉजी बताओ। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग बताओ, इनमें से ये पेयर करेक्ट है नहीं है, विद ईयर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो आपको किसी भी तरीके से यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको सुनना, समझना, पीपीटी में मिल जाएगा, अपने नोट्स में बाद में ऐड ऑन कर लेना, लेकिन सुनना ध्यान से। तो यहाँ पे क्या आ रही है बात? यहाँ पे बात आ रही है कि यहाँ पे जब सोसाइटी और धर्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने कहा रेशियल, मतलब आई एम द इंडियन ब्लैक एंड यू आर द ब्रिटिशर व्हाइट, सो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, हाउ इज इट पॉसिबल? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होने वाली बातें होने लगी, भाई तुम गोरे हो, काले हो, इस तरीके की बातें होने लगी। अब जब इस तरीके की बातें होंगी, चलो ठीक है भाई मान लेते हैं, हम काले हैं, तुम गोरे हो, ठीक है मान लिया। और अब इन्होंने क्या किया दखलंदाजी में, और क्या किया, जो मॉस्क थे, मस्जिदें थी, जो टेम्पल्स थे, मंदिर थे, उसके ऊपर भी टैक्स लगाओ भाई, टैक्स लगाओ। अरे ऐसे कैसे भाई टैक्स लगाओ? आज हमारे संविधान में आर्टिकल 27 में, 27 आर्टिकल में क्या बोलता है कि कोई जो भूमि है, चाहे टेम्पल की है, किसी भी चीज की है, ठीक है ना, कोई धर्म स्थान है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो उस टाइम पे टैक्स लगा रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है लोग भड़केंगे कि हाँ ऐसे कैसे तुम हमारे ये मतलब धर्म वाली चीजों में भी टैक्स लगाई जा रहे हो, नॉट पॉसिबल। तो मतलब लोग अंदर से मतलब कहते हैं ना कि वो गुस्सा भर रहे हैं अभी
ये गुस्सा फटेगा जब आएंगे आगे, ठीक है ना, जो इमीडिएट कॉज बनेगा। लेकिन यहाँ पे गुस्सा बन रहा है लोगों की तरफ, बस समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके साथ हो रहा है चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब क्या है, जो आपके ईसाई पंडित हैं उनको बुलाया और उनको कन्वर्ट करने की बात करी। भाई कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन? कन्वर्जन का मतलब ये है कि हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी बंदा है, उनको ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करी जा रहे हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये हमारे लिए गलत हो रहा था। और ये जो बात हुई थी कन्वर्जन वाली, ये भी 1813 के एक्ट में बात करी गई थी, 1813 के एक्ट में, क्लियर। दूसरा है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856, जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पास करी गई थी, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। अब व्हाट इज दिस लॉ, ये आपका डिसेबिलिटी एक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं हिंदू हूं, ठीक है, अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे टीका लगा होता था। भाई अगर आज से तुम अपने नाना तक याद करो, जो तुम्हारे नाना हैं, दादा हैं, जो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा हो, ठीक है ना, मतलब तुम्हें याद हो, झलक उनकी आ रही हो पुराने टाइम की, तो तुम लोगों ने देखा होगा वो पगड़ी भी बांधते थे, हिंदू था, सिख था, कोई भी था, पगड़ी बांधते थे। भाई टीका लगाते थे, टीके लगाते थे, ठीक है ना। कपड़े का पहनावा वैसा होता था नॉर्मल तरीके से। अब तो पता लग जाता है ये सिख है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, अब तो कपड़ों से पता लग जाता है। उस टाइम के लोग सब कुछ करते थे, ठीक है ना, ये बियर्ड भी रखते थे, क्लीन शेव भी रहते थे, टीका भी लगाते थे, ठीक है, पगड़ी भी बांधते थे, सब कुछ करते थे। तो इन्होंने कहा कि अगर आपने आर्मी में आना ना, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ क्लीन शेव करके आओ, बाल भी नहीं आने चाहिए, पगड़ी भी नहीं होनी चाहिए, टीका भी नहीं होना चाहिए, ये दाढ़ी भी नहीं होना चाहिए, क्लीन शेव आओ। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? तो ये भी होना चाहिए। ये इन्होंने रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 में बोला, लॉर्ड कैनिंग ने बोला, ठीक है। फिर उसके बाद 1837 में, जब मैंने तुम्हें बोला 1813 में इंग्लिश भाषा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, 1835 में लगा दी। अब 1837 में बोला कि यही हमारी क्या होनी चाहिए, कोर्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब कोर्ट लैंग्वेज का मतलब अब जो काम होंगे सारे वो अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। और उस टाइम पे हमने पर्शिया को रिप्लेस किया, मतलब पर्शिया मतलब फारसी भाषा को रिप्लेस किया, क्योंकि पर्शियन भाषा जो है ये अकबर के टाइम पे थी। किसके टाइम पे थी? अकबर के टाइम पे। तो इन्होंने कहा कि हाँ अब हम पर्शियन यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे इंग्लिश। तो आप समझो कि किस किस तरीके से धीरे धीरे, जैसे कहता है दीमक लग रहा है, तो यहाँ पे दीमक ही लग रहा है हमारे ऊपर, ठीक है ना, हम फटेंगे, एकदम से फटेंगे। ये तो धीरे धीरे चल रही हैं चीजें। फिर उसके बाद 1844 इन्होंने कहा अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आना चाहते हैं। ये क्या है यार, मतलब मैं तो खुश हो रहा था, ठीक है अंग्रेज आ गए और मैं सरकारी नौकरी लूंगा और उनके दरबार में रहूंगा, अच्छा खासा महलों में रहूंगा, और प्लस जो है मुझे खाना पीना सब कुछ अच्छा मिलेगा और मेरी गांव में इज्जत होगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, भाई अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। अब अगर तुमने अंग्रेजी भाषा ले ली तो तुम आप जो है एंट्री कर पाओगे सर्विसेज में, अदरवाइज नहीं होगी। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1844 में। 1829 में, ये तो हमने बात ही कर ली थी सती वाली। 1843 में एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। हमें गुलाम रखने का शौक था, हमारे जो राजा महाराजे थे वो गुलाम थे, बॉन्डेड लेबर, स्लेवरी तो है। मैं लैंडलॉर्ड हूं, तुम किसान हो, तुम मेरे स्लेव ही हो। उस टाइम में 1844 में, ठीक है ना, तुम मेरे गुलाम ही हो, स्लेवरी है। ये कर, वो कर, ऐसे कर, चल पैर दबा, ये झाड़ू मार, पोछा मार, ऐसे सब कुछ करा रहा हूं, बदले में सिर्फ रोटी खिला रहा हूं। ना सैलरी मिल रही है उस बेचारे को, खाना भी बस वैसा ही मिल रहा है, ठीक है ना, हल्का फुल्का जो भी मिल रहा है उसको, ठीक है। तो ये आपने स्लेवरी भी खत्म कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे यार, तुम तो हर चीज में घुसी आ रहे हो। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी कर दी। फिर उसके बाद 1843 में प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस। सती प्रथा जब हम कर रहे थे तो भाई ह्यूमन सैक्रिफाइस भी होते थे, ठीक है, बलि चढ़ाई जाती थी, बलि ह्यूमंस की भी चढ़ाई जाती थी, बलि एनिमल्स, ये वो एनिमल्स की तो आज भी चढ़ाई जाती है, लेकिन उस टाइम पे ह्यूमन सैक्रिफाइस भी करते थे। तो ये इन्होंने बैन करवाया, अंग्रेजों ने बैन करवाया। 1850 में द इनेक्टमेंट ऑफ एन एक्ट इनेबल्ड ए क्रिश्चियन टू इनहेरिट हिज इंसेस्टर प्रॉपर्टी। इन्होंने कानून बनाया कि जो बंदा क्रिश्चियन होगा, ठीक है, और उसकी जमीन, यानी कि लेट सपोज मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे फादर क्रिश्चियन है, उनके पापा आगे क्रिश्चियन है, ठीक है ना, तो उनके बाद जमीन उनकी, उनके बाद जमीन मेरी, मेरे बाद मेरे बच्चों की जमीन होगी। लेकिन ये जमीन कैसे मिलेगी? अगर मैं क्रिश्चियन हूं, अगर मैं हिंदू हूं तो नहीं मिलेगी, मुस्लिम हूं तो नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हम भड़केंगे। अब पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब हम भड़केंगे अब,
नेक्स्ट, वीडो रीमैरिज एक्ट। तो ये वीडो रीमैरिज एक्ट तो मैंने तुम्हें बता दिया था। तो मतलब इतने सारी चीजें पास करी, इतने कानून पास किए, सोसाइटी में रिफॉर्म लेके आए। रिफॉर्म्स आज के जमाने में देखें तो अच्छे हैं, लेकिन उस टाइम की बात करें, ये हमारे धर्म में भी आ रहे हैं, सोसाइटी वाली चीजों में भी आ रहे हैं, कस्टम में भी आ रहे हैं। तो इट मींस हम भड़केंगे। पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहां पे एक एक वर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक वर्ड पे 100 तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहां से, ठीक है ना? तो ध्यान से समझ के चलना चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल कॉजेस। अब पॉलिटिकल कॉजेस का मतलब, लेट सपोज अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन बात करूं, भाई मेरी तो मोदी जी के साथ ये खफा है, तो पॉलिटिकल समझो ये हमारी खफा होगी एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी खफा होगी ब्रिटिश सरकार से खफा होंगे हम लोग, ठीक है ना? तो उस चीज से चल रही है चीजें, ये पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है? सो यहां पे अगर हम बात करते हैं, जो है ये एक बच्चा पूछ रहा है, सर प्लीज एक्सप्लेन द कस्टम ऑफ इन्फेंटिसाइड। अरे भ्रूण हत्या, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड आज भी हो रहा है, ठीक है ना? कागजों में नहीं है, कागजों में नहीं है, लेकिन हो तो आज भी रहा है, तुम्हें भी पता है इस चीज का। इसमें एक्सप्लेन क्या करना है? इसमें तो कुछ एक्सप्लेन नहीं है। गॉट इट? इन्फेंटिसाइड्स समझ में आया? लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, भाई समझ में आ गया? ठीक है, अब आओ पॉलिटिकल कॉजेस। तो पॉलिटिकल कॉजेस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर कुछ कानून ऐसे बनाए जाएंगे, इसका मतलब हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ ऐसे करी जाएगी, टैक्सेशन टाइप की चीजें करी जाएंगी, जिससे हम भड़केंगे। अब क्या चीजें होंगी, क्या होगा, क्या कैसे होगा? आज मोदी सरकार जो है बीजेपी का, अब ऐसा नहीं है ना, मैं तुम्हें समझाने के लिए कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, आई एम नॉट द प्रो बीजेपी, आई एम नॉट प्रो कांग्रेस, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं, आज बीजेपी गवर्नमेंट जॉब ना दे, भाई ट्विटर पे ट्रेंड चलने लग जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब दो, रोजगार दो, ये दो, वो दो, ऐसे करो, वैसे करो, ठीक है? प्रमोशन ना हो, सड़कों पे भाई टीचर्स, ये इंजीनियर्स वो धरने लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये है, प्रमोशन भी नहीं मिली, वो भी नहीं मिला, तो वो धरने लगा के बैठ गए। आज भी चलता है ये, तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, ना तो तुम्हें सैलरी मिल रही है, अगर सैलरी मिल रही है तो कम मिल रही है, अंग्रेजों को ज्यादा मिल रही है, पढ़े लिखों को ज्यादा मिल रही है, अंग्रेजों को, गोरों को ज्यादा मिल रही है। और दूसरी बात ये है, तुम्हारी प्रमोशन नहीं हो रही। तुम्हारी प्रमोशन जो है, अगर आप मिलिट्री में घुस गए तो तुम्हें मैक्सिमम पोस्ट क्या है, सूबेदार की पोस्ट मिलेगी। प्लस अगर तुम्हें फॉरेन कंट्री में जाना पड़ जाए तो तुम लोग उसी सैलरी में जाओगे, लेकिन जो अंग्रेज बंदा है उसको मिलेगी डबल सैलरी, कि हाँ अरे वाह तू गया है बाहर, अंग्रेज बंदा बाहर गया है लड़ाई लड़ने, तो तुझे मिलेगी डबल सैलरी। हम लोगों को नहीं मिलती थी। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या होंगे, हम खुश नहीं होंगे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, सैलरी कम दे रहे हो, पैसे तुम कम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे समझते हैं क्या होगा। सो पॉलिटिकल कॉजेज में मैं बात करूं, हाँ अच्छा, ये पहले पॉइंट समझ, लो सैलरीज, लो प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन एंड अबॉलिशन ऑफ फॉरेन भत्तास। इंडियन स्पॉय वाज इक्वली अनहैप्पी विद द, ये तो चलो मैंने बता ही दिया तुम्हें। हाँ अब एक चीज बताओ, इससे क्या होगा, हम डिससेटिस्फाई होंगे, ऑब्वियसली बात है। डिससेटिस्फैक्शन होगी किसमें, सिपाहियों के बीच में, कि हाँ हमें क्यों नहीं मिल रहा, अगर हम सिंध में जा रहे हैं, जहां पंजाब में जा रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है ना? हमें क्यों नहीं सैलरी मिल रही, हमें क्यों डबल भत्ते नहीं मिल रहे। और अनेक्सेशन ऑफ अवध, क्योंकि अवध अगर मैं बात करूं, आज जो है वो कौन सा पार्ट है, लखनऊ वाला पार्ट है, ठीक है ना? अवध लखनऊ वाला पार्ट, तो उस टाइम पे सेंटर है भाई हमारा, अगर सेंटर पे कुछ भी करोगे तो गड़बड़ तो होगी। तो सेंटर लखनऊ है, अवध वाला इलाका है, तो सेंटर में अगर कुछ भी छेड़छाड़ होगी, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस है वो उत्तर प्रदेश, जो लखनऊ आज है, आज इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे, यूपी में है। यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अवध वाला इलाका एक मेन सेंटर रखता है हमारे हिस्ट्री में। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने अवध को अनेक्स कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो, जबरदस्ती हड़प रहे हो उसको, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां के लोग भड़केंगे।
और वो कहां के हैं, यूनाइटेड प्रोविंस के लोग हैं। इसका मतलब जहां से मैक्सिमम पॉपुलेशन आ रही है वहां के लोग तो भड़केंगे, भाई क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने अवध को अनेक्स किया था, हम आगे भी पढ़ेंगे 1856 में, 1856 में। एंड रीजन वाज द मैल एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो शासन है वो अच्छा नहीं हो रहा। और 1856 में इनको कैप्चर किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं भाई, लॉर्ड डलहौजी ने कर दिया, अनेक्स कर लिया, अब अगर इसको अनेक्स कर दिया मैल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, फिर 57 में रिवोल्ट हो जाता है, फिर ये बाद में कहते हैं चलो ठीक है अवध को छोड़ दिया, ये क्या मतलब हुआ भाई, फिर पकड़ा ही क्यों था हमें ऐसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द रीजन। लेकिन अवध एक ऐसी स्टेट थी जो बाद में डलहौजी ने छोड़ दी थी, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ेंगे, उसमें भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात हुई थी। और इसके बाद यहां पे देखो जी, ये क्या है, जमींदार, the traditional landed aristocracy often saw their land right to be fortified with frequent use of quo warranto by the administration। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, जमींदार होते थे, ठीक है ना, जमींदार होते थे। जमींदार क्या होते थे, जमींदार जिसके पास जमीनें होती हैं। अब एक्चुअली क्या है, जमींदारी सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया था भाई, मिडिल मैन इंट्रोड्यूस कर दिया कि तू लोगों से टैक्स लेके दे, और टैक्स लेके दे, तुम लोग हो, और ये पेन मिडल मैन है, और मैं अंग्रेज हूं, ठीक है ना। मैं इससे कह रहा हूं कि भाई तुमसे टैक्स कलेक्ट करके दे, तुम लोग इसको पैसे देते थे क्योंकि तुम्हारा बंदा है, तुम्हें जानता है, ये मुझे दे देता था। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा था, ये बंदा क्या कर रहा था, मुझे तो टैक्स दे ही रहा था लेकिन तुम्हें भी एक्सप्लॉइट कर रहा था। कैसे कर रहा था, तुम्हारी जमीनें अपने नाम लिखवा लेता था, क्योंकि इसकी जमीनें जो होती थी टैक्स फ्री होती थी, इसकी जमीनें जो होती थी टैक्स फ्री होती थी, क्योंकि मैंने इसको अपॉइंट किया हुआ था। तेरी जमीन से मैं कोई टैक्स नहीं लूंगा, बस बाकी लोगों से टैक्स इकट्ठा करके दे दे। तो इसका मतलब तुम्हें क्या देता था कि तुम जमीन मेरे नाम लिखवा दो और मैं तुम्हारा टैक्स बच जाएगा, और तुम जो है मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा देता रहूंगा, और जमीनें मेरे नाम लगा दो। तो तुम मेरा गुलाम ये है, और तुम लोग इसके गुलाम बनी जा रहे हो। कहने का मतलब क्या हुआ, ये मिडल मैन अब क्या बन रहा है, खड़ा हो रहा है आगे। पॉइंट समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज सब्सिडरी अलायंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि ये कंपनी की एक ब्रांच है ये, ठीक है ना, इस कंपनी की एक ब्रांच है ये, तो वो सब्सिडरी हो गई। तो इसमें भी क्या बोला कि अगर लेट सपोज मैं अंग्रेज हूं, ये राजा है, ठीक है ना, ये छोटा राजा है, तुम बड़े राजा हो, मैं अंग्रेज हूं, मैं इसके पास गया क्योंकि ये छोटा राजा है, इसको मैंने बोला इस बड़े राजा से मैं तुम्हें बचाऊंगा, ठीक है सर, बचा लो, कैसे भी बचा लो, बस तू ऐसे कर, तू मेरे पास एक ना एग्रीमेंट पे साइन कर दे। वो एग्रीमेंट क्या है कि तू मेरी सब्सिडरी है, मतलब अंग्रेजों की सब्सिडरी तू है। सर कर दूंगा, करना क्या पड़ना है उसमें, साइन ही करने सिर्फ, नहीं तुमने करना क्या है, मेरे बंदे अपने दरबार में रखो, ठीक है, मेरे बंदे अंग्रेज इसके दरबार में रहेंगे, और जो भी सैलरी होगी तू देगा, खाना पीने का खर्चा तू देगा, मैं आऊंगा बिजनेस करूंगा, और ठीक है कर लेंगे हम, और मेरा टैक्स और मैं उस जो भी चीज खरीदूंगा उसके ऊपर तुम कोई टैक्स नहीं लोगे। सर ठीक है कर लेते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, और बस मुझे बचा लेना, मेरी रियासत को बचा लेना, मैं तो अकेला छोटा छोटा राजा हूं, बस ठीक है जी मुझे बचा लेना। चलो जी ये तो सेटल कर लिया, ठीक है। अब किससे बचाया इसने, बड़े राजा से। अब आगे तुम्हारी बारी, अब ये है बड़ा राजा, ठीक है, मैं गया बड़े राजा, इसको छोटे से तो कोई वैसी भी दिक्कत नहीं थी, अब इसको दिक्कत कहां से है, फॉरेन वाले कंट्री से, फ्रेंच से, यूरोपियन जितने भी हैं, डच से, बहुत 100 तरह की कंपनीज हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मैं अंग्रेज इसके पास गया, यानी कि तुम्हारे पास आया बड़े राजा, अब तुम क्या हो, अंग्रेज, ये तुम फ्रेंच हो, डच हो, जो भी हो, ठीक है, पोर्तुगीज वगैरह। अब मैं बड़े राजा के पास गया, तेरे को मैं बचाऊंगा, वही कंडीशन फिर रखी, बस टैक्स देगा, पैसा, ये वो सब चीजें, मैं किससे बचाऊंगा, फॉरेन वाले से बचाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने अंदर ही अंदर पूरे देश के ऊपर सबको क्या बनाने लग गया, मैं सब्सिडरी बनाने लग गया। सो दिस वाज अ सब्सिडरी अलायंस, क्लियर, सहायक संधि, कि तुम एक एग्रीमेंट पे साइन कर दो कि मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, बदले में तुम्हारा फ्रेंड तुमसे चाहता क्या है, टैक्स फ्री जो ट्रेड करूंगा मैं, बस मेरे बंदे कुछ अपने दरबार में रख लो, क्योंकि सेना रखूंगा ना मैं तुम्हारे दरबार में, कि हाँ अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं सेना तुम्हें बचाएगी, ये सेना का खर्चा पानी तुम करते रहना, मैं जमीनें जो है जो भी टैक्स फ्री ट्रेड करता रहूंगा यहाँ पे। तो सारा देश में ही ये चीजें चलने लगी, ठीक है। अब सब्सिडरी अलायंस जो होता है वो आता है 1798 में, ये ईयर याद रखने हैं, 1798 में। और पहली स्टेट जिसने साइन किया था दैट वाज द हैदराबाद, पहली स्टेट जिसने हैदराबाद थी जिसने साइन किया था, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ले ने किया था, किसने, लॉर्ड वेलेस्ले ने। पॉइंट क्लियर,
यस, यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, हड़पेंगे अब हम। अब हड़प नीति के सिद्धांतों में इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई बंदा है, अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है ना, अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी एनीवन, कोई भी पर्सन है और लास्ट राजा है, तो उसकी डेथ के बाद, उसकी डेथ के बाद वो सारा शासन किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का। और अगर उस बंदे ने कोई बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है और वो राजा बनेगा, उसको राजा बनाएंगे, लेकिन उसको एक सैलरी यानी कि एक पेंशन मिला करेगी, पूरा शासन हमारा ही होगा, हम उसको पेंशन दे देंगे। और इसी तरीके से इन्होंने स्टेट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में स्टार्ट करी गई थी एंड द पर्सन वाज डलहौजी। ठीक है, और पहली स्टेट कौन सी कैप्चर करी थी इन्होंने? सतारा। सतारा महाराष्ट्र में 1848 में कैप्चर करी थी। और इस स्टेट्स के नाम याद रख लेना, अच्छे से पेपर में आते हैं। ठीक है, और लास्ट, और एक तुम्हें मैंने बताया था ना, अवध को कैप्चर किया गया था। अवध, अवध रीजन क्या बनाया था? मैल एडमिनिस्ट्रेशन। और कौन से ईयर में? 1856 में, 1856 में। और किसके अंडर कैप्चर किया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत उसको कैप्चर किया गया था। तो अवध वाली जो स्टेट है इसको बाद में छोड़ दिया गया था। ये पॉइंट याद रखना, नंबर याद रखना, कितनी स्टेट्स हैं ये तुम पढ़ोगे घर पे। ठीक है ना, कितनी स्टेट्स के नंबर, टोटल कितनी स्टेट्स कैप्चर करी गई थी, अवध को मिला के, फिर अवध को निकाल के कितनी रह गई। क्लियर? ये पॉइंट आपके याद रहना है। और इसका पेपर में इसके 14 फॉलोइंग में ईयर्स पूछे जाते हैं, कौन सी स्टेट कब, कौन सी स्टेट कब कैसे, मैच 14 फॉलोइंग, ये तुमने याद करनी है चीजें यहां से। ओके, तो ये तुम्हें मैंने बता दिया। नाउ मिलिट्री कॉजेज, भाई मिलिट्री तुम्हें पता लग गया, सैलरी डिफरेंसेस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और हमारी पोस्ट मैक्सिमम सूबेदार। और मेरे साथ जो लगा हुआ बंदा था अंग्रेज, जो ये एक सिपाही था, भाई वो गवर्नर जनरल वाइसरॉय तक चला जा रहा है, मैं सिर्फ सूबेदार। ठीक है ना, तो गड़बड़ तो होगी, मतलब डिफरेंसेस तो आएंगे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, भाई गोरा काला, मैंने तुम्हें बात करी थी। ठीक है ना, और धीरे 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 हम यहां से डिसअपियर होने लगे। और इससे क्या हो गया कि हमारे इंडिया में हमारे इंडियंस के लोगों की संख्या कम है, बाहर विदेशी लोगों की, जो इंडिया में ही विदेशी लोगों की ही ज्यादा अपॉइंट हो रहे हैं, हम तो गिने चुने हैं यहाँ पे। और इन्होंने तो कोड लैंग्वेज भी इंग्लिश बना दी थी, तो हम तो गायब होने लग जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी इंग्लिश सीखना हमारे लिए, हम तो ABC कहाँ सीखेंगे? A B, याद कर लो वो लगान मूवी, ठीक है ना, भुवन, ये वो सब तुमने देखा होगा। भाई वो मूवी, मतलब इंग्लिश बोलना कैसे सीख लेंगे वो गांव के बंदे? ठीक है ना, उस सिचुएशन को इमेजिन करके देखो। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा? तो ये भी हमारी डिस्क्रिमिनेशन और मिलिट्री के कॉजेज यहाँ पे बन जाते हैं। नाउ इज द इमीडिएट, भाई तुरंत कारण क्या बना था? एकदम से क्या हुआ? धर्म में घुस गए हमारे। धर्म में कैसे घुस? धर्म में पहले भी घुस रहे थे, लेकिन उस तरीके से नहीं घुस रहे थे। जहां पे हम जैसे कहते हैं ना, पूजा करना, रिस्पेक्ट करना, जहां पे हमारी रिस्पेक्ट है, मतलब हम अपने ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें घुस गए। ये बर्दाश्त नहीं होगा अब। ठीक है ना, आज भी अगर लड़ रहे हैं, आज भी देश अगर लड़ रहा है, धर्म के कारण लड़ रहा है। ठीक है ना, धर्म धर्म धर्म, धर्म वाज द मेन कंसर्न। पॉलिटिकल पार्टीज भी धर्म, हम लोग भी धर्म, एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो भी बीच में धर्म आता है। अच्छा ये नहीं, ये तो मुस्लिम है, मैं नहीं बात कर रहा, मैं इसके साथ खाना नहीं खा सकता, ये नीची जाती है, मैं नहीं करूंगा बात, ये ऐसे है। ठीक है ना, आज भी है ये। ठीक है, आज भी इंडिया में है ये चीज, अंदर ही अंदर है। ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या है? इमीडिएट कॉज का मतलब क्या है? एनफील्ड राइफल्स, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी। ये एनफील्ड राइफल में क्या होता था, जब एक चलाते थे, बंदूक चलाते थे, तो उसको पहले काटना पड़ता था, और उसपे जब काटना पड़ता ना, कार्ट्रिजेस को काटना पड़ता था, उसके ऊपर पिग और काऊ का मांस लगा होता था। और काऊ हिंदू के लिए पवित्र है, और जो पिग का मांस कौन नहीं खाते? मुस्लिम लोग नहीं खाते। अब भड़क गए भाई, तुमने एनफील्ड राइफल्स ले आए तो अब भड़क गए लोग। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा? दैट मींस हमारे धर्म बीच में आ गया, और इससे हमारा रिवोल्ट स्टार्ट हो गया यहां से। ठीक है ना, यहां से हमारा रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये एनफील्ड राइफल है, ये एनफील्ड राइफल कहां से आई थी? ये ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है एट एनफील्ड नियर द लंदन, यहां से बनाई जाती थी। और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में इंट्रोड्यूस करी थी 1853 में, 1853 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तरीका बताया गया है कैसे लगी होती थी। जस्ट रीड इट, जब आपको पीपीटी मिलेगी इसको रीड कर लेना, बट ये याद रखना, ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एट नियर लंदन एट एनफील्ड, एंड इन्होंने आर्मी में इंट्रोड्यूस करी थी 1853 में। ओके, अब आ जाओ डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर। भाई हमारे अंग्रेजों के खिलाफ तो भाई
बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इमीडिएट कॉज भी हो गया भाई, पॉलिसीज अच्छी नहीं है और हमारे ग्रीवेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हम फॉरेन लोगों को लाइक नहीं कर रहे हैं, ये भी कम थोड़ा है। ये लाइक भी क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये पुराने कारण जितने हमने बात करी है, और ये भी ठीक है, इमीडिएट भी बता दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे को लगता है ना इंडिया में, इमीडिएट वाला तो मेन है, धर्म तो मेन ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, जिससे हमारा किसान जो है और भी गरीब होता चला गया, ठीक है ना, गरीब होता गया। सीधी सी बात है, अगर किसी को भूख है, ठीक है ना, और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, आज भी क्या करता है, चोरी, ठीक है ना। तो ये चोरी तो करेगा ही करेगा, साथ में भड़केगा उसके अगेंस्ट, जो पॉलिसी मेकर है उनके अगेंस्ट भड़केगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इकोनॉमिक कॉजेज में भी ये आया कि इकोनॉमिक कॉजेज में जो हमारा इंडियन फैब्रिक है, यानी कि हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। क्यों? कॉटन हम उगाते थे, कॉटन हम उगाते थे, यहां से ले जाते थे, बनाते थे, अपने कपड़ा कुपड़ा बनाते, और कपड़ा सस्ता बना के इंडिया में ही आ जाता था। जिससे क्या हुआ, जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर हैं, जो कॉटन कल्टीवेशन कर रहे थे, जो खादी बना रहे थे, या कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे थे, हमारी इंडस्ट्री खत्म होती चली गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, फैब्रिक खत्म होता गया। क्यों? क्योंकि हमारा आज भी अगर मैं कहूं, आज भी मैं भी अगर कहूं, मैं भी खुद भी, ठीक है ना, खादी कौन पहनता है? कोई भी नहीं पहनता, बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में हम पहनते हैं खादी, ठीक है ना। खादी महंगा बहुत है, हमें लगता है महंगा, भाई 1500-2000 रुपए की शर्ट आती है। आज अगर मैं मार्केट में चला जाऊं, एक नॉर्मल मार्केट में भी चला जाऊं, 300 रुपए की शर्ट भी आ जाती है, 200 रुपए की शर्ट भी आती है, 100 रुपए की भी शर्ट आ जाती है मार्केट में। तो इसका मतलब मैं 2000 की क्यों पहनूं? तो इसका मतलब क्या है कि जो मशीन से माल आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, तो अब लोग क्या करेंगे, सस्ता माल तो खरीदेंगे खरीदेंगे। इससे क्या होगा, इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी, जिससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और हमारी जो पॉलिसीज हैं, मतलब अंग्रेजों की जो पॉलिसीज हैं, वो भी टैक्सेशन की सिस्टम की अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिस्टम की चीजें वो भी अच्छी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे फैमिन्स होते हैं, सूखे पड़ते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, तब भी इनके सर पे जू नहीं सरकती, मतलब हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो इट मींस हम एक्सप्लॉइट पे एक्सप्लॉइट पे एक्सप्लॉइट होते चले गए। ये है हमारे इकोनॉमिक रीजंस, ये है हमारे इकोनॉमिक रीजंस, ये वाले, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में, जैसे मैंने तुम्हें बताया हैवी टैक्सेशन, ठीक है ना, हैवी टैक्सेशन वाज अ मेन। अब एक चीज सुनो, ये बंदा था, मैंने कहा था ये मिडल मैन है, जमींदार जिसे मैंने बात करी थी, ये मनी लैंडर भी है। अब ये मनी लैंडर मतलब, मैं एक इंडियन पर्सन हूं, मैं किसान हूं, मैं इससे वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जहां से किसान उधार मांगते हैं, उसको क्या कहते हैं, अरे वो मिडल मैन क्या कहते हैं उसको, हमारे पंजाब में क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, जहां पे किसान अपनी फसल को रख देते हैं, मतलब मिडल मैन को। अरे बताओ यार तुम लोग थोड़ा सा, कौन बंदा होता है, क्या कहते हैं उसको, चलो छोड़ो, जो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हाँ, आड़तिया आड़तिया वर्ड यूज करते हैं, चलो छोड़ो, ठीक है ना, वो छोड़ो, मिडल मैन ही मान के चलो, ये मिडल मैन है, ये मनी लैंडर है। अब मैं बंदा हूं, मैं इससे पैसे मांगूंगा, ठीक है ना, इससे मैं पैसे मांगूंगा, ये पैसा बंदा मेरे को पैसा देगा। मैं क्यों पैसे मांग रहा हूं, भाई सरकार ने हैवी टैक्सेशन लगा रखा है, मैं टैक्स पे नहीं कर रहा, तो मैं इससे क्या कर रहा हूं, पैसे ले रहा हूं, और अपनी जमीनें इसको दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये बंदा राजा बनता चला जा रहा है, और मैं गरीब का गरीब होता चला जा रहा हूँ। टैक्सेशन मैं उधर भी दे रहा हूँ, इधर भी, मैं तो फंस गया दोनों की तरफ से, भाई ये टैक्सेशन मांगी जा रहे हैं, ये इससे मैं पैसा मांगी जा रहा हूँ, तो इट मींस मैं फंस गया यहाँ पे। या तो मैं करूंगा सुसाइड, जहां मैं करूंगा गोलियों से फायर, ठीक है ना, जहां मैं करूंगा चोरियां किसी अंग्रेजों की। तो बस एट द एंड फंसना में नहीं है, एट द एंड मरना में नहीं है, कौन, किसान ने मरना ही है। मतलब उस केस में बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे इस केस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये मिडल मैन है ना, ये मिडल मैन जो मनी लैंडर है, इनकी एक ये नई क्लास खड़ी होगी, लैंडलॉर्ड्स। ये क्या मतलब है भाई, इनकी अलग ही क्लास खड़ी होगी, लैंडलॉर्ड, जमींदार, ये बन गई, जमींदार बन गई, ठीक है ना। और इससे क्या हो रहा है, ये बंदे शाहूकार बन रहे हैं, ये बंदे अमीर बन रहे हैं, अपने बच्चों को भी अमीर बनाएंगे। कैसे? छोटी जाति को, छोटे लोगों को खत्म करना है। ये अपनी क्लास खड़ी होगी, ये तो थे ही थे, ये अंग्रेज तो थे ही थे, ये अपनी क्लास खड़ी होगी। इसका मतलब दोनों के चक्कर में मैं पिस गया यहाँ पे। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे देखने को मिली, जिसके कारण हमारा जो पैसा है खत्म होता चला गया। हमारा मतलब मेरा पैसा यहाँ पे खत्म होता चला गया। इसी कारण जब ये लैंडलॉर्ड बने हैं ना, जमींदार बने हैं, तभी जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो पहली अमेंडमेंट जो करी गई थी 1951 में, वो क्या करी गई थी, जमींदारी प्रथा खत्म करो। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951,
उसमें क्या बोला गया था, जमींदारी सिस्टम खत्म करो, ये बात हुई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स जो पर्सन है वो एक रिमार्क्स देता है 1853 में, वो यही बात करता है। अगर तुमसे ये रिमार्क पूछा गया, ठीक है ना, इसको रीड कर लेना, इसका मैं इसेंस बता देता हूं कि क्या है। इसका इसेंस ये है कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो कॉटन इंडस्ट्री है हमारी खत्म हो गई और बाहर की जो स्पिनिंग व्हील है वो प्रचलित होगी। तो आप बता सकते हैं ना, आप बता सकते हैं ना किस तरीके से वो अमीर बने। भाई हमारे ऊपर हैवी टैक्सेशन, ठीक है, हैवी टैक्सेशन, कॉटन खत्म, हमारा कॉटन, अगर मेंस आंसर राइटिंग में आया तो यही पॉइंट लिखने हैं तुम लोगों ने, हमारी कॉटन खत्म और बाहर जा रहा है, फैब्रिक बन के आ रहा है, सस्ता आ रहा है, इंडिया की जो खादी है वो खत्म हो रहा है, इंडिया के जो नॉर्मल क्लोथ्स हम पहन रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं और महंगे हैं एज कंपेयर टू द मशीन वाले उससे, तो जिसके कारण हमारी कॉटन इंडस्ट्री खत्म हो रही है और बाहर की इंडस्ट्री बढ़ रही है। और दूसरा रीजन ये भी आएगा, सबसे बड़ा रीजन क्या आएगा, हैवी टैक्सेशन। मेन रीजन वाज द हैवी टैक्सेशन। लैंडलॉर्ड भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अंग्रेज भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम सैलरी है नहीं, काम है नहीं, बिजनेस है नहीं, हम तो सिर्फ कॉटन वाले बंदे थे। पॉइंट समझ में आया? सो यू गॉट द पॉइंट। मेंस आंसर राइटिंग के लिए यू गॉट द पॉइंट। अगर आप में से कोई बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है ना। जब हमारी इंडस्ट्री खत्म हो रही होगी, मतलब कॉटन वाली चीजें खत्म हो रही होंगी और बाहर की इंडस्ट्री प्रचलित हो रही हैं, तो हमारा प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर, दैट मींस लैंड के ऊपर। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स पॉपुलराइजेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब अब हम लड़ेंगे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब हमारे देश में जो अंग्रेजों की पॉलिसीज हैं वो हमें कर रही हैं, एक्सप्लॉइट कर रही हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये एक्सप्लॉइटेशन हो रही है हमें, ठीक है ना। ये वर्ड यूज करने हैं आंसर राइटिंग में, अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये कहानी तुम्हें उसमें आंसर में लिखनी पड़ेगी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओके, सो नाउ अब इन्होंने 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए पूरे इंडिया को, इन्होंने पूरा इंडिया को इन्होंने डिवाइड कर रखा था। कैसे डिवाइड कर रखा था, मैं हमेशा इंडिया को ऐसे बनाता हूं, ठीक है ना, ताकि याद रहे। यहां पे बंगाल में जमींदारी सिस्टम, ठीक है, यहां पे जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है महलवाड़ी सिस्टम, साउथ इंडिया में रेवतवाड़ी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब जमींदार तो तुम्हें पता लग गया, जमींदार तो तुम्हें पता लग गया, जमींदार कौन है, मिडल मैन है, ठीक है ना। अब मिडल मैन है तो यहां पे 19% ऑफ द लैंड के ऊपर, 19% ऑफ द लैंड के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया जमींदारी सिस्टम, क्लियर। और ये इस इंट्रोड्यूस किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। किसकी रिकमेंडेशन से, जॉन शोर की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। दूसरा है हमारा रेवतवाड़ी प्रथा। रेवतवाड़ का मतलब क्या होता है, किसान। अब ये रेवतवाड़ी प्रथा जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे साउथ इंडिया में, पहले मद्रास स्टेट में हुई थी और दूसरी बॉम्बे स्टेट में देखने को हमें मिली थी, क्योंकि जमींदारी तो बंगाल में है, जमींदारी को परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, इसलिए बंगाल में है। तो यहाँ पे पहले मद्रास में लगी और ये बॉम्बे में लगी। ये लोग खुश हैं। ये लोग खुश क्यों हैं, क्योंकि पोर्ट सिटी है, ये पोर्ट्स है, ये हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं, ये खुश लोग हैं। क्यों खुश हैं भाई, बिजनेस है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो सबसे ज्यादा लोग खुश कौन है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यूपी, वेस्टर्न यूपी तक के लोग मैक्सिमम खुश हैं। मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में ही एग्रीकल्चर है, मेन खुश कौन है, ये वाले किसान ज्यादा खुश हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तुमसे, अगर मैं कहूं बिजनेस, बिजनेस की बात करूं तो कौन खुश है, ये साउथ इंडिया वाले खुश हैं, ठीक है ना, गुजराती खुश हैं, बॉम्बे वाले खुश हैं। ये क्या है भाई, पैसा है यहाँ पे। क्यों पैसा है, क्योंकि पोर्ट सिटीज हैं। पॉइंट समझ में आया, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे चीजें सस्ती आ रही हैं। अब अगर तुम लोग एक शर्ट खरीदने चले जाओ मार्केट में, एक ब्रांडेड शर्ट खरीदने चले जाओ, ठीक है ना, कुछ भी, तो आपको नॉर्थ इंडिया में वो शर्ट मिलेगी 1500 रुपए की और साउथ इंडिया में वही सेम शर्ट मिल जाएगी आपको 500 रुपए की। पॉइंट समझ में आया? तभी आपने देखा भी होगा, बेंगलुरु में चले जाओ, मद्रास में चले जाओ, यहाँ पे कपड़ा सस्ता है। रीजन, पोर्ट सिटी है यार, ये पोर्ट सिटी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो वो चार्जेस लग के हमारे पास इतने आ जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये कहानी है यहाँ पे। तो ये खुश लोग हैं, ये टैक्स भी खुद देके आते हैं। ये कौन, रेवतवाड़ी वाले। एक यहाँ पे जो किसान है खुद टैक्स देके आते हैं अंग्रेजों को, ठीक है ना, खुश हैं। और बदले में भाई इनके अपनी अपनी सेटिंग है, क्योंकि इनको काम भी मिल रहा है यहाँ पे। तो रेवतवाड़ी प्रथा में एक किसान टैक्स देके आ रहा है, पहले चली गई मद्रास में, उसके बाद बॉम्बे में, और ये स्टार्ट हुई थी 1820 में, स्टार्ट करी गई थी। थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और ये 51% ऑफ द लैंड के ऊपर ये इंट्रोड्यूस किया गया था, पूरा का पूरा, ठीक है। द थर्ड वन इज द महलवाड़ी।
महलवाड़ी सिस्टम 1833। देखो इससे पहले 1820s में जो है ये स्टार्ट किया गया था और महलवाड़ी सिस्टम। जैसे लगान मूवी है ना, पूरा का पूरा गांव आ जाता है टैक्स देने, पूरा का गांव। अगर टैक्सेशन की बात करें, दुगना लगान मिलेगा, तीसरा 3 गुना लगान। ये क्या है भाई, पूरे गांव, इसमें जो भुवन होता है वो स्टैंड लेता है, पूरे गांव के लिए लेता है। इसका मतलब वहां पे क्या है, महलवाड़ी। तो पूरा गांव, तभी वो भड़क जाते हैं उसके ऊपर, आमिर खान के ऊपर। रीजन वाज द पूरा का पूरा गांव इकट्ठा टैक्स भरता था, ठीक है ना। तो महलवाड़ी प्रथा कहां पे चल रही है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चल रही है यहाँ पे। और इसको स्टार्ट किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने। इसने हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद आगे इसको कंटिन्यूशन में लेके कौन गया था, विलियम बेंटिक लेके गया था। और ये 30% ऑफ द एरियाज में प्रोड्यूस मतलब लगाया जाता था। तो इसका मतलब क्या है, महलवाड़ी प्रथा जो यहाँ पे 30%, ठीक है, और जमींदारी 19%, और ये रियोतवाड़ी 51%। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जहां पे ज्यादा लोग खुश हैं वहां से उस तरीके की जमीनों के ऊपर वैसा टैक्स ले लो, जहां पे कम खुश हैं भाई ठीक है मिडिल मैन खड़ा कर दो, जहां पे पूरे गांव से लेना है पूरे गांव से ले लो। तो इस तरीके से पूरा देश को टैक्सेशन में भी डिवाइड कर रखा था इन्होंने। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नाउ अब 1857 रिवोल्ट होने के और क्या रीजन थे, अंग्रेजों की हार, कि हाँ अच्छा ये हार भी सकते हैं, इतना ऐसा नहीं है ये सुपीरियर हैं, ये हार भी सकते हैं। कैसे, एंग्लो अफगान वॉर में हारे थे, क्रीमियन वॉर में हारे थे, पंजाब वॉर में हारे थे। कौन, ये लोग हारे थे, अंग्रेज हारे थे। तो ये पॉइंट बन जाएंगे तुम्हारे आंसर राइटिंग में भी और मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी, ठीक है ना। ये वॉर्स कब हुई थी, ऐसे ऐसे करके। तो इनके कारण लोगों में एक विश्वास आया कि हाँ यार हम भी लड़ लेंगे ना तो शायद जीत सकते हैं इनसे, ठीक है, अगर हम लड़ लेंगे तो जीत सकते हैं। तो इसी कारण लोग खड़े हुए थे लड़ने के लिए। ओके, अब स्टार्टिंग कहां से होती है, बैरकपुर से, बंगाल से स्टार्ट होती है, जहां पे ये सारी चीजें आपके रिफ्यूज कर देते हैं कि हम नहीं चलाएंगे ये चीजें। और रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है मेरठ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि दिल्ली के 58 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। और पहली गोली जो चलाता है वो मंगल पांडे चलाते हैं। और यहाँ पे मंगल पांडे जब गोली चला देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और उसके बाद सारे के सारे जो लोग हैं, सारे के सारे लोग हैं अपने अपने रिवोल्ट करने लग जाते हैं। तो पहुंच जाते हैं पूरे इंडिया के सेंटर में। और उस टाइम पे कैपिटल कौन सी है हमारी, वैसे तो कलकत्ता कैपिटल है, लेकिन देश का सेंटर फिर भी कौन है हमारा, दैट वाज दिल्ली। दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में कौन आता है, दिल्ली में कौन है हमारा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन है, लास्ट मुगल एम्परर। भाई आप यो बचा लो, हमें बचा लो, द शहंशाह हिंदुस्तान। अच्छा, तो अगर मैं बहादुर शाह जफर हूं, मैं तो हो जाऊंगा चौड़ा खुश। अरे वाह जी वाह, जिनके मुंह से मुझे कभी इज्जत नहीं मिली आज मुझे शहंशाह हिंदुस्तान कह रहे हैं, तो मैं इनके लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अब मैं आ गया लड़ाई में। कौन हूं मैं, बहादुर शाह जफर, दिल्ली से, ठीक है, क्योंकि सेंटर है दिल्ली, सेंटर है दिल्ली। इट मीन्स मैं लड़ूंगा अपने लोगों के लिए, लड़ूंगा अंग्रेजों के साथ, क्योंकि मुझे तो हवा में कर दिया कि हाँ आप ही हमारे भगवान हो, अगर ये चले जाएंगे तो हम तो आपके अधीन रहेंगे। तो इट मीन्स इतना भी तुम बुरे नहीं थे कि हाँ ये आ गए, ठीक है ना। तो ये लड़ेगा, कौन लड़ेगा, बहादुर शाह जफर लड़ेगा। बहादुर शाह जफर का एक गवर्नर जनरल, मतलब जो भी उसका जनरल है, बख्त खान। एक्चुअल पावर किसके पास थी, बख्त खान के पास थी, जो लड़ रहा था। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो बख्त खान है ये मेन लीडर है, जो जिसके पास पावर थी मेन, और इनका कमांडर इन चीफ है यहाँ पे। फिर उसके बाद दिल्ली में हो गया, ये झांसी हो गया, भाई रानी लक्ष्मीबाई लड़ पड़ी हैं। अलग अलग एरियाज में जो है प्रॉपर तरीके से लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं अपनी अपनी। तो ये कहानी थोड़ी सी एक बार रीड करने वाली कहानी है, इसमें इतने कोई फैक्ट्स नहीं है, जो फैक्ट्स हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। फिर उसके बाद वीकनेस कहां पे थी हमारी, सोचो, सोचा तो सही था लड़ेंगे, पर हथियार तो है नहीं, लीडर कोई है नहीं, प्लानिंग है नहीं, यूनिटी है नहीं, नेशनलिज्म की भावना है नहीं, तो भाई लड़ेंगे कहां से, कैसे लड़ेंगे। अब तुम लोग तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बुक्स है नहीं, नोट्स है नहीं, सोच लिया ये एग्जाम क्लियर करना कर लेंगे, करना कैसे है पता नहीं, ना पेन है, ना पेंसिल है, ना कॉपी है, ना मोबाइल है, ना पैसा खर्च करना चाहते हो अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो कैसे पास हो जाओगे भाई, हाउ इज इट पॉसिबल। फिर तो सारी पास हो जाएंगे, पॉइंट समझ में आया, फिर तो सारे पास हो जाएंगे जितने भर्ती होंगे, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, जितने हैं बस ठीक है भाई टिक टिक करके आ जाएंगे वहां पे और सारे पास हो जाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल, सब पास हो जाएंगे। तो वही रीजन था ये कि हाँ ये रीजन है आपकी वीकनेस का। और सबसे बड़ा रीजन मैंने तुम्हें बताया था ना, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में लोग लड़ नहीं रहे थे। क्यों नहीं लड़ रहे थे, रेवतवाड़ी खुश हैं,
ठीक है ना। और दूसरा, ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में भी कम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है यार, हमने नहीं करना और हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही, तो क्यों लड़ेंगे ये। सबसे इंपॉर्टेंट, हाईली एजुकेटेड क्लास, एजुकेटेड क्लास वोट नहीं, एजुकेटेड क्लास नहीं लड़ रही। एजुकेटेड क्लास कौन सी है, मिडिल, मिडिल क्लास। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बात, सड़कों पे तुम पढ़े लिखे इंसान हो, ठीक है ना, जो भी पढ़े हो, तुम्हारे सामने कोई लड़ाई चल रही हो भाई, कोई शराब की बोतल पे लड़ाई चल रही हो, लेट सपोज शराब की बोतल पे लड़ाई चल रही हो, दो बंदों की लड़ाई चल रही हो, घुसोगे लड़ाई में, पता ही नहीं है यार ये बोतल हमारे सर पे ना पड़ जाए, ठीक है ना। तो सेम सेम, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो तो नहीं घुस रहे तुम लोग, ठीक है ना। तो सेम उस टाइम पे मैं पढ़ा लिखा हूं, ये किसान है, ठीक है, तुम अंग्रेज हो, ठीक है, तो तुम्हारी लड़ाई में मैं घुसूंगा नहीं। अरे ठीक है, ये जैसे वो रावण कहता ना मरकट, ठीक है ना, मरकट, ये पैरों के आगे नीचे मर जाएंगे, तो मुझे क्या लेना देना इससे, मुझे कोई फायदा नहीं है रहा इससे, ठीक है ना। अगर ये किसान है, अगर ये एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर नहीं करेगा तो मेरे को क्या नुकसान है भाई, तुम बैठे तो हो, मैं तुम्हें टैक्सेशन दे रहा हूं, ठीक है, कर लोगे तुम भाई, तुम मेरे को क्या करोगे, कहीं से भी खाद लाके दोगे, कहीं से भी मुझे एग्रीकल्चर दोगे, मुझे खाना पीना तो मिलता रहेगा, मुझे इस बंदे की जरूरत ही नहीं है, इस बंदे की जरूरत ही नहीं है मुझे, मुझे क्यों जरूरत नहीं है इस बंदे की, क्योंकि मैं क्यों सपोर्ट करूं इसको, ठीक है, आज कल को मर रहा है आज मरे, उस टाइम की सोच की बात कर रहा हूं। तो पिस कौन रहा है बीच में, किसान ही पिस रहा है। मैं मिडिल एजुकेटेड बंदा हूं, मैं क्यों घुसूंगा इसकी लड़ाई में, और तुम्हारे साथ क्यों घुसूंगा, क्योंकि तुम्हारे और मेरे तो रिलेशन अच्छे हैं, मैं इसकी लड़ाई में क्यों घुसूंगा। तो इसी कारण रिवोल्ट का वीकनेस हुआ, नेशनलिज्म नहीं था, राष्ट्रवाद नहीं था, देश एक साथ नहीं जुड़ा हुआ था। पॉइंट समझ में आया, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब ये वही चीजें हैं, ये एक बार रीड कर लेना, सारे पॉइंट वही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हुए थे, बहादुर शाह जफर वाली बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। मिलिट्री फेलियर्स हुए थे, आर्मी नहीं थी, हथियार नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, यूनिटी नहीं थी, लीडर नहीं था, सब पॉइंट यहाँ पे ये हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे राजपूताना ने पार्टिसिपेशन नहीं दी थी, नॉर्थ इंडिया में जो है ये मेन लड़ रहे थे, साउथ इंडिया वाले चुप बैठे थे, वही जो मैंने तुम्हें पॉइंट बताए हैं वो यहाँ पे पॉइंट है ये, ठीक है, रीड कर लेना। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब तुम्हें पता लग गया, अंग्रेजों को पता लग गया यार ये तो लड़ पड़े हमारे साथ, तो अब क्या करना पड़ेगा, कानून पास करो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होगा। अब पावर किसके पास आएगी, ब्रिटिश क्राउन के पास आएगी, किसके पास, ब्रिटिश क्राउन, और ब्रिटिश क्राउन में क्वीन, क्वीन इज द अल्टीमेटली अथॉरिटी यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है उसको एक टाइटल मिलेगा वाइसरॉय का। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए गवर्नर जनरल और वाइसरॉय में डिफरेंस क्या है। मैं हूं गवर्नर जनरल, मुझे गवर्नर जनरल कौन बोलता है, मुझे बोलते हैं तुम लोग, और तुम लोग हो ब्रिटिशर। लेट सपोज ये ब्रिटिशर्स की क्लास चल रही है तो तुम लोग मुझे बोलोगे गवर्नर जनरल, ठीक है। अब लेट सपोज यही क्लास चल रही है इंडियंस की, तो तुम मुझे बोलोगे वाइसरॉय। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी अंग्रेजी सरकार, जहां पे अंग्रेजों ने जो रियासतें हड़प कर ली हैं, वहां पे मुझे बोला जाएगा गवर्नर जनरल, और जहां पे देसी राजा मतलब इंडियन राजा हैं, आपके इंडियन रूलर हैं, वहां पे मुझे बोला जाएगा वाइसरॉय। बंदा सेम ही है, पर्सन सेम ही है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय। और वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय। और इनकी पूरी लिस्ट जो है इसकी एक पोस्ट तैयार करी गई थी सेक्रेटेरिएट की। सेक्रेटेरिएट जो मेरा सुपीरियर होगा, और मेरा सुपीरियर कहां बैठेगा, इंडिया हाउस लंदन में बैठेगा, क्योंकि क्वीन कहां बैठी है, लंदन में, और इंडिया में थोड़ा बैठेगी, तो इंग्लैंड में बैठी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो देश में चल रहा होगा, मैं यानी कि गवर्नर जनरल वाइसरॉय, मैं बताऊंगा सेक्रेटरी को, जो ब्रिटिश हाउस में, इंडिया हाउस में बैठा है लंदन में, और वो आगे बताएगा रानी को। लेकिन मैं उसको क्यों बताऊंगा, ये सेक्रेटरी को क्यों बताऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, मेरा तो साथी है, रल मिल के खा लेंगे पी लेंगे, ठीक है ना। रानी तक बात ही नहीं पहुंचाएंगे, रानी को कहेंगे सब कुछ सही चल रहा है। जिस दिन रानी चक्कर मारने आ जाती थी, तो पता लगता था कि अच्छा ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, फिर रानी जवाब मांगती थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, सेक्रेटेरिएट जो है पोस्ट तैयार करी गई, जो आगे इंडिया हाउस में बैठेगा लंदन में। इस सेक्रेटरीज की ना पूरी लिस्ट तुम्हारी पीडीएफ में मैंने दी है, यहाँ पे मैंने डाली, एक बार उसको रीड कर लेना। पहला कौन है, ईयर्स के साथ, ठीक है ना, ईयर्स के साथ, जब देश आजाद हुआ था तो कौन था, ये था, मतलब मेन पॉइंट जो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके साथ साथ लिंक करके पढ़ते रहना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने बोला ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करी। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, मेरे को एडिशनल टाइटल दे दिया वाइसरॉय का, मैं गवर्नर जनरल वाइसरॉय हूँ,
मेरे ऊपर एक बंदा बिठा दिया, फिर उसके आगे कोइन बिठा दी। अब उस बंदे को बिठाया भी कहां पे? इंडिया हाउस में। पहले तो इंडिया हाउस बनाया हमारे पैसे से, अब उस बंदे की सैलरी हमारे पैसे से। अगर मैं कोई मैसेज देना चाहता हूं सेक्रेटरी को, कोई भी मैसेज देना चाहता हूं, चाहे बाय एयर जा रहा हूं, बाय शिप जा रहा हूं, किसी भी तरीके से जा रहा हूं, तो पैसा कहां से खर्च हो रहा है? इंडिया का पैसा खर्च हो रहा है। सारा ट्रेड, सारा बिजनेस जो मैं इंडिया में आ रहा है, सारा माल बन बन के इंडिया, ब्रिटिश फैक्ट्रियों से इंडिया में आ रहा है, ठीक है ना, वो सारा पैसा कौन लेके जा रहा है? ब्रिटिशर लेके जा रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। और इसको सपोर्ट आगे किसने कर दिया था? आरसी मजूमदार ने सपोर्ट कर दिया था। और इस पुस्तक का इसमें किसमें वर्णन किया गया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में वर्णन किया गया है कि अगर हमारे देश में गरीबी को खत्म करना है तो अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा यहां से। और ये हमें किसने बताया था? दादाभाई नौरोजी जी ने बताया था। दादाभाई नौरोजी वो पर्सन है जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। क्लियर? तो दिस इज द पॉइंट। नाउ इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है भाई? 1857 हमने पढ़ लिया कि 1857 में ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये। लेकिन इससे इंपैक्ट क्या पड़ा? दिस इज अ क्वेश्चन। ये आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है। व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब मुझे एक चीज बताओ, रिवोल्ट हुआ, हम लड़े, हम कौन है? इंडियंस। हम क्यों लड़े भाई? हमारी शान, इंडिया की शान, ठीक है ना, कि उस टाइम पे तो नेशनलिज्म नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ? नहीं, हम इकट्ठे भी हो सकते हैं। मतलब ये भी लड़ रहा था, अच्छा ये भी लड़ रहा था, अच्छा ये भी लड़ रहा था, तो इसका मतलब इंडिया का प्राइड, एक न्यू सेंस ऑफ प्राइड, मतलब इंडिया वर्ड आने लग गया सामने, यूनिटी होने लग गई, ठीक है ना। और कुछ लोग बात करने लगे, यार अगर हम इनसे आजाद हो जाएं, क्योंकि इन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुई है, ठीक है, क्रीमियन वॉर भी हारे हैं, बाहर की वॉर्स भी हारे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम आजाद भी हो सकते हैं। यानी कि सेल्फ रूल वाली बातें होने लगी। सेल्फ रूल वाली बातें होगी तो इसका मतलब राष्ट्रवाद जागने लग गया, नेशनलिज्म की बातें होने लगी दिमाग में। इनको पता नहीं था लेकिन होने लगी दिमाग में अपने आप ही, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो है, और इसके साथ साथ अब क्या होगा? अंग्रेजों को अगर इंडिया के ऊपर रूल करना है तो जो पॉलिसीज चल रही हैं उसको बदलाव भी करना पड़ेगा। बदलाव इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में वो ठीक है, सेक्रेटरी ये वो पोस्ट तैयार कर दी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 बातें भी बोली। वो 3 बातें क्या बोली? कि हम सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और दूसरी बात करें कि धर्म में हम इंटरफियर नहीं करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है खत्म करेंगे। ये बातें करी थी इन्होंने, 3 बातें बोली थी इसमें, दैट इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ओके। और जिसे हम क्या कहते हैं? गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, सुशासन का अच्छा कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है, गुड गवर्नेंस एक्ट 1858। क्लियर? क्योंकि अच्छी बातें बोली हैं, लेकिन ये बातें पूरी हुई नहीं, कभी नहीं। इक्वालिटी आई, कभी नहीं आई। रिलीजन में दखलंदाजी बंद कर दिया, यस। इनको पता लग गया था, इनको पता लग गया कि धर्म इनका बहुत बड़ा कंसर्न है, तो धर्म में इन्होंने इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो यार मुझे एक चीज बताओ, एंड तक नहीं खत्म हुई। बर्मा को निकाला, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल बना दिया, पाकिस्तान निकाल दिया, पता नहीं क्या क्या देश से हमने इन्होंने टुकड़े किए हैं हमारे देश के, ठीक है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो एंड तक नहीं खत्म हुआ, एंड तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये सिचुएशन जो है राइज हुई है वो इनकी पॉलिसीज के कारण हुई है। तो इसका मतलब सिर्फ धर्म के काम में इंटरफेयर करना इन्होंने बंद किया था, बाकी सारा काम चल रहा था यहाँ पे। पॉइंट समझ में आया ना? अब इसका रीजन क्या है हमारा फेलियर का? सेम पॉइंट, वेपन नहीं थे, यूनिटी नहीं थी, नेशनलिज्म नहीं था, पॉपुलर लोगों का सपोर्ट नहीं था, लीडर नहीं था। ये मेन रीजन है आपके फेलियर के। ये वही चीजें हैं जो मैंने तुम्हें भी बताई थी, ओके ना। कई लोगों ने बहुत नाम बताए हैं कि 1857 रिवोल्ट ये है, 1857 रिवोल्ट ये है। अब तुम लोग एक एक वर्ड को समझते हैं। बेंजामिन डिज़रायली ने बोला एक नेशनल राइजिंग। अब तुम्हें अगर क्वेश्चन रिटर्न आंसर में आ जाए कि ये नेशनल राइजिंग कैसे है, तो तुम्हें पता है नेशनल राइजिंग कैसे है भाई। लोगों ने बोला हैवी टैक्सेशन कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, जमींदारी सिस्टम लग रहा था, टैक्सेशन लग रहा था, हैवी टैक्सेशन हो रहा था। तो अब लोग जो
धीरे धीरे बतानी है। सती प्रथा खत्म हुई, ये खत्म हुआ, तो इसका मतलब अंदर ही अंदर हमारे भावना जग रही थी, इससे इसके अगेंस्ट हम हो रहे थे, इंडिया के मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट हो रहे थे, इनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, धर्म में आ गई, ये टीका लगाना, बीएड करना, ये सब कुछ ये इन्होंने बातें करी, तो ये कुछ गड़बड़ कर रहे थे हमारे साथ। लेकिन फिर ये 1857 रिवोल्ट के टाइम पे जब इनफील्ड राइफल ले आए तो अब लोग भड़क गए, अब हो गया नेशनलाइज। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के चाहे अपने अपने रीजन थे लड़ने के, लेकिन लोग लड़े। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को मेन कर देना, नेशनलिज्म की भावना तो थी नहीं, ये तो पॉइंट ही नहीं बनेगा, लेकिन हैवी टैक्सेशन की बात कर देना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर देना, तो ये 4-5 पॉइंट से ही आपकी कहानी बन जाएगी। यहाँ पे पॉइंट समझ में आया? दिस इज ए नेशनल राइजिंग। सावरकर ने बोला पहली आजादी की लड़ाई है, चलो बोल दिया जी। जवाहरलाल नेहरू ने बोला ए फ्यूडल आउटबर्स्ट लेड बाय द फ्यूडल चीफ। ये फ्यूडल आउटबर्स्ट का मतलब क्या है? जमींदारों वाली बात। जमींदार भी भड़क गए, अरे ऐसे कैसे तुम हमारी चीजों से हमें जमीनों से टैक्स लोगे या कुछ करोगे, ये भी भड़क गए किसान। लॉरेंस ने बोला कि ये एक सिपाही विद्रोह है, सिपाही मुठभेड़, सिपाहियों का एक आंदोलन था। टी.आर. होम्स ने बोला कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड द बार्बरिज्म सपोर्टेड बाय द कॉमन पीपल। एक बनी बनाई जगह के ऊपर लोग बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चल रहा है, लेकिन बाद में आ गई ये अंग्रेज, जिनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, जिसके कारण ये रिवोल्ट हो गया। ये कॉमन पीपल का मतलब क्या है? हम लोग, आम लोग जो भड़क गए। क्यों भड़क गए? वही टैक्सेशन, मिलिट्री कॉजेज, ये कॉजेज, वो कॉजेज, शॉर्ट पॉइंट्स में आंसर लिख देना। पॉइंट समझ में आया तुम्हें? ये नेचर ऑफ रिवोल्ट में अगेन तुम्हें मैच ऑफ द, अगर प्रीलिम्स की बात करूं, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है इसमें सिपाही म्यूटनी किसने बोला था, नेशनल राइजिंग किसने बोला था, वगैरह वगैरह, तो ऐसे पूछा जा सकता है तुम्हें। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट सेंटर मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेन सेंटर वाज दिल्ली, दिल्ली पहुंचे थे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिवोल्ट आगे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये मंगल पांडे वगैरह याद रखना अच्छे से। ठीक है, लीडर्स, ये लीडर्स के तुम्हें ये नाम याद करने हैं। अब इसमें कोई तरीका नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन, मतलब कोई तरीका नहीं है कि कौन लीडर कहां पे था। ये लीडर तुम्हें याद करने पड़ेंगे, अच्छे से खुद से याद करने पड़ेंगे, कोई भी लीडर का नाम पूछा जा सकता है। ये मेन है, ये मेन है, ये वाले। ठीक है ना, यहां से एग्जाम में मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मेन है, बट पेपर में कहीं से भी कोई भी बंदा पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बरेली से कौन था, हरियाणा के कौन सा, ये मारवाड़ से कौन था, राजस्थान से कौन था, वगैरह वगैरह। लेकिन ये मेन पर्सन है। जैसे कानपुर में नाना साहिब एंड तांत्या टोपे, क्लियर। नाना साहिब का ओरिजिनल नेम क्या है? दो पद, क्लियर। तांत्या टोपे दैट इज रामचंद्र पांडुरंग, क्लियर, रामचंद्र पांडुरंग, क्योंकि इनके क्या थे? कमांडर इन चीफ थे। और ये जो नाना साहिब है, इनकी पेंशन खत्म कर दी गई थी। बेगम हजरत महल ने लड़ा था लखनऊ से, झांसी ने लड़ा था लक्ष्मीबाई ने झांसी से, क्योंकि इनके बेटे को, अडॉप्टेड बच्चे को वो नहीं मिल रही थी, वही मैंने तुम्हें बोला था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली बात, वो इनको नहीं मिल रही थी। बिहार में कुंवर सिंह एंड अमर सिंह ने, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह ने, ठीक है। बरेली में बाई खान बहादुर, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे नाम। ठीक है, अब रीजन क्या? देखो, अब एक सीधी सी बात है, अब इतना तो तुम्हें पता लग गया, ठीक है, कि हाँ भाई यूनिटी नहीं थी, मॉडर्न वेपन नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। और भी बहुत सारे रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है जिसके कारण ये रिवोल्ट फेल हो गया। हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, भाई मैं लड़ रहा हूं, तुम भी लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, पता ही नहीं था। और दूसरी बात है, मैं अपने रीजन के कारण लड़ रहा हूं, तुम अपने रीजन के कारण लड़ रहे हो, ठीक है जी, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, कहीं पे रिवोल्ट हुआ, कहीं पे रिवोल्ट नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है, जो आपकी इंडियन पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास पार्टिसिपेट नहीं कर रही, और उसके बाद जो है एजुकेटेड क्लास पार्टिसिपेट नहीं कर रही, मनी लैंडर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये रीजन आपके मेनली बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? दिल्ली नहीं है, बाद में बात करता हूं तुमसे, दिल्ली नहीं है, क्यों नहीं है, क्या नहीं दिल्ली, देखते हैं, ठीक है ना, ये पूछूंगा तुमसे। तो ये लोग कहां पे चले गए? ये लोग, जैसे ये पूछा जाता है पेपर में, बहादुर शाह जफर कहां चले गए थे, नाना साहिब कहां पे चले गए थे, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे, अकेला पर्सन जिसको पकड़ के फांसी मिली थी वो थे तांत्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई बैटलफील्ड में ही शहीदी इनको मिल गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1857 रिवोल्ट के बाद एक थियरी आती है, सेफ्टी वॉल्व थियरी। इसमें क्या बोला, जो इनके जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की साइड से एओ ह्यूम, इन्होंने बोला कि यार कल को ऐसे कुछ ना हो, कल को कुछ ऐसा ना हो कि जिस तरीके से 1857 का रिवोल्ट हुआ है, तो इसीलिए इन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व की बात करी। और इसके बाद जो है आपकी आईएनसी की बातें आने लग जाती हैं, बाद में आईएनसी आता है, ठीक है ना। लेकिन सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का मतलब यही है कि अगला कोई रिवोल्ट ना हो। और ये किसने बताया?
एओ ह्यूम ने बताया, ठीक है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेफ्टी वॉल्व अगेंस्ट द पॉपुलर डिस्कंटेंट, दैट मींस INC was started by a Viceroy Lord Dufferin with the help of ex-service member as a safety against the popular discontent। ये आपके ये वर्ड बोलेंगे, सीधी सी बात ये है। सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी किसने दी थी ये तुम्हें पता होना चाहिए, एओ ह्यूम। बस ये है कि आगे कोई रिवोल्ट ना हो। और एओ ह्यूम वही है जिन्होंने INC बना दी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लेना नाउ। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो पैका रिबेलियन है, वो 1857 नहीं है। पैका रिबेलियन जो हुआ था वो 1803 में हुआ था। एक्चुअली क्या होते थे, जो आपके खुर्दा के लोग होते थे, अगर खुर्दा के लोग जो हैं पैका के लीडर्स को सपोर्ट करते थे, कुछ भी उनके हेल्प करते थे, तो खुर्दा के जो राजा होते थे ना, उनको जमीनें दे देते थे किसानों को जो उनको सपोर्ट करते थे। अब ये अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने ये चीजें देनी बंद कर दी, तो ये पैका रिबेलियन हुआ, उड़ीसा के अंदर हुआ था पैका रिबेलियन 1803 में। जस्ट रीड इट, कहानी वही है कि जो ये खुर्दा के लीडर थे, जैसे ये नाम है जगबंधु विद्याधर, ये लीडर हैं, इन्होंने भाई अपने खुर्दा के लोगों को क्या करते थे, जमीनें देते थे अगर इनको सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भाई इनको भी हराया, इनको खत्म किया, और उसके बाद कहता कि हम जमीनें नहीं देंगे, तो ये लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, पैका रिवोल्ट हो गया, पैका रिबेलियन हो गया। दैट्स इट, क्लियर हो गया, ये पॉइंट याद रखना। अब क्वेश्चन है, ये है अगर आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग, अगर जैसे तुम सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मेंस की बात आती है, तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने देखो जी क्या है, मतलब फिर हम बात करेंगे। जो ग्रेट अपराइजिंग 1857 की है वो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं एज टू द लॉजिस्टिक इश्यूज एनालाइज। कैसे आइडियोलॉजिकल इश्यूज कहां पे आ गए, यहाँ पे आइडियोलॉजी कहां पे आ गई, वही सी रीजन दिमाग लेके आओ, कहां पे आइडियोलॉजी डिफरेंस आ गया। भाई अपने अपने रीजन के कारण लड़ रहे हैं, यूनिटी नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, ठीक है ना, और एकजुट नहीं है। रिवोल्ट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, साउथ इंडिया में नहीं हो रहा, ठीक है। ये रीजन है, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉजिस्टिक की, लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, भाई हमारे पास मॉडर्न वेपन, ये तो बाद की बातें हैं भाई, मॉडर्न वेपन नहीं है, कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं है, तो बाद की बातें हैं, लेकिन आपस में कुछ तो लोग इकट्ठे हो, ठीक है ना। तो दिस वाज द, ये स्टेटमेंट में इसमें आंसर ये देने हैं तुम लोगों ने, ये रीजन फॉर द फेलियर वाले ही ऑप्शन उठा के डालने हैं यहाँ पे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन लॉजिस्टिक वाला, ठीक है। दूसरा ये है, वाज अ रिवोल्ट ऑफ 1857 रियली एन एफर्ट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस क्रिटिकली एनालाइज। जब क्रिटिकली एनालाइज वाला ऑप्शन आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताने हैं, आपने नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं। क्रिटिकली एनालाइज बोला है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आप अच्छा पॉइंट बोलोगे, बीच में गलत पॉइंट बोलोगे, नेगेटिव पॉइंट बोलोगे, एंड में फिर उसको अच्छा कर देना है। देखो 1857 का मतलब, अब ये क्या कह रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस के लिए बोलोगे, यस ये स्टार्ट जो हुआ था, पहले हमने स्टार्ट किया एनफील्ड राइफल से स्टार्ट कर देना कि भाई एनफील्ड राइफल आई थी, और उसके बाद उन्होंने धर्म में जो है इन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था, लोग भड़क गए थे, और एट द एंड हमने रिवोल्ट कर दिया, और प्लस हैवी टैक्सेशन, ये पॉलिसीज बीच में 2 पॉइंट डाल के आंसर लिख देना। फिर उसके बाद डालना, नहीं ये ऐसा तो था ही था, लेकिन हमारे रीजन भी थे, हम जो है नेशनलिज्म की कोई भावना नहीं थी, और वेपन नहीं थे, और लोग एक साथ जुड़े नहीं थे, लीडर कोई नहीं था, ठीक है। ये सब कहानियां बीच में डाल देना कि ये नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, और एंड में बात क्या कर देना, चाहे कुछ भी था 1857 रिवोल्ट जब हो रहा था, या कुछ भी ऐसे हुआ, लेकिन एंड में एक कंक्लूजन में क्या जाना, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट पे एंड नोट क्या देना है कि हाँ इससे हमारे बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई। इससे पॉलिसी चेंज क्या हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया, जिसमें रानी ने ये बातें करी, और ये हुआ, कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक नहीं हुआ, लेकिन धर्म के काम में इंटरफेयर करना इन्होंने बंद कर दिया था। हमारे लोगों की संख्याएं बढ़ानी स्टार्ट कर दी थी, टैक्सेशन की बातें थोड़ी थोड़े लेवल पे कम होने लग गई थी। तो मतलब हम इसको पॉजिटिव नोट के ऊपर ऐसे एंड करेंगे, पहले पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, फिर आपका पॉजिटिव पॉइंट। ये आपका क्रिटिकली एनालाइज का पॉइंट होता है ऐसे। आई होप गाइज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हिस्ट्री बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और हिस्ट्री बैच का जो लिंक है परचेज करने का वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको करना क्या है, आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाइए, यहाँ पे भी आपको क्लासेस के लिंक यहाँ पे मिलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहीं पे मिलेगी, आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको करना क्या है, अदरवाइज आपको स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट खोलना है,
गूगल पे जाना, गूगल पे आप जाएंगे तो आपने स्टडी आई क्यू सर्च करना, तो स्टडी आई क्यू सर्च करके स्टडी आई क्यू एजुकेशन, यहाँ पे फाइंड कोर्सेज की जगह के ऊपर आपने लिख देना है हिस्ट्री, यहाँ पे आप हिस्ट्री वर्ड लिख देना, ठीक है। तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री लाइव बैच बाय डॉक्टर विपिन गोयल नजर आ जाएगा, और यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, तो बाय नाउ करना। और जैसे आप बाय नाउ करेंगे ना, तो आपको जैसे आप बाय नाउ करेंगे यहाँ पे, तो आपको एक कोड आएगा एंटर करने के लिए, वहां पे शिवा कोड एंटर कर देना, तो आपको ये कोर्स जस्ट 699 रुपीज में आपको मिल जाएगा, 699 रुपीज में आपको मिल जाएगा विद 1 ईयर वैलिडिटी। तो आपको पता लग गया है किस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ाई करी है, और यहाँ पे जुड़ जाना, जो भी और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो आप लोग, तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।